जेईई और नीट की तैयारी में जुटे सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही कई 11वीं के छात्रों के मन में एक डर सा बैठ जाता है, मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, बिल्कुल। हमने रेडिट पर भी देखा, जेईई नीट आर्ट्स फोरम पर छात्र अक्सर पूछते हैं, क्या मोल कॉन्सेप्ट वाकई मुश्किल है या मुझ में ही कोई कमी है? ये सवाल बहुत आम है और सच कहूँ तो शुरुआत में ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त साफ और बड़ा लग सकता है, लेकिन ये केमिस्ट्री की भाषा सीखने जैसा है। एक बार अक्षर समझ आ गए तो पूरी किताब पढ़ सकते हैं। सही कहा। तो आज का विषय है मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री की जान। हम समझेंगे कि ये क्या है, क्यों कुछ छात्रों को ये पहाड़ जैसा लगता है, और जेईई नीट के लिए इसे माइस्तरे करना मतलब पक्का करना क्यों जरूरी है। हाँ, और हमारी चर्चा का आधार कई स्रोत है। IITN गाइड ब्लॉग है जहां आम गलतियों पर फोकस है, रेडिट के जेईई आर्ट्स फोरम से छात्रों के सीधे अनुभव है, सॉल्युबिलिटी ऑफ थिंग्स ब्लॉग की गहराई है, जेईई वाला के वीडियो लेक्चर्स और फिजिक्स वाला का स्टडी मटेरियल भी है। अच्छा, और कुछ जेईई के पिछले सवाल भी इसमें शामिल हैं। बढ़िया। और इस पूरी बातचीत का, इस गहन चर्चा का मकसद है मोल कॉन्सेप्ट की गांठें खोलना, इसे आसान बनाना, उन आम गलतियों को पहचानना जो नंबर कटवाती हैं, और परीक्षा के लिहाज से कुछ कारगर नुस्खे साझा करना। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये मोल अवधारणा आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहूं तो मोल केमिस्ट्री में गिनने की एक इकाई है। जैसे हम एक दर्जन का मतलब 12 समझते हैं ना, हाँ। वैसे ही केमिस्ट्स एक मोल का इस्तेमाल करते हैं परमाणुओं, अणुओं या आयनों जैसी बहुत छोटी चीजों की एक बहुत बड़ी संख्या को बताने के लिए। ये आप कह सकते हैं सूक्ष्म यानी एटॉमिक दुनिया और स्थूल यानी मैक्रोस्कोपिक दुनिया, जिसे हम लैब में देख या तौल सकते हैं, के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, मतलब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दुनिया को ग्राम और मिलीलीटर की दुनिया से जोड़ने का तरीका है, एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तकनीकी परिभाषा देखें तो एक मोल पदार्थ में उतने ही कण, उतनी ही एंटिटीज होती हैं जितने कार्बन 12 आइसोटोप के ठीक 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। ओके। और ये संख्या बहुत बड़ी है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसी को एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। ये कण कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन। यहीं पर एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, ये मोलर मास और एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के बीच ये एएमयू और ग्राम का क्या रिश्ता है? कई बार छात्र इसमें उलझ जाते हैं। हाँ, ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एक अकेले परमाणु या अणु का सापेक्ष द्रव्यमान मतलब रिलेटिव मास होता है। इसे हम एटॉमिक मास यूनिट एएमयू में बताते हैं। ये बहुत बहुत छोटी इकाई है। हाँ, बहुत छोटी। उदाहरण के लिए, जैसे जेईई वाला के वीडियो में भी समझाया गया है, कैल्शियम Ca का एटॉमिक मास लगभग 40 एएमयू होता है। यानी एक अकेले कैल्शियम परमाणु का वजन लगभग 40 एएमयू हुआ। हाँ, दूसरी तरफ मोलर मास उसी पदार्थ के पूरे एक मोल का यानी 6.022 इंटू 1023 कणों का द्रव्यमान होता है, और इसे हम ग्राम प्रति मोल जीएमोल में मापते हैं। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि कैल्शियम के एक मोल परमाणुओं का वजन ठीक 40 ग्राम होता है। संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहा 40, बस इकाई बदल गई एएमयू से ग्राम प्रति मोल। ओह, ये इंटरेस्टिंग है। तो संक्षेप में, एक कण के लिए एएमयू, एक मोल कणों के लिए ग्राम। ये स्पष्ट हुआ। 40 एएमयू एक परमाणु का वजन, 40 ग्राम 6.022 गुणित 10 की 23 परमाणुओं का वजन। अब इसका इतना महत्व क्यों है? मतलब क्यों इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी सी लगती है? इसका सबसे सीधा और महत्वपूर्ण इस्तेमाल स्टोइकियोमेट्री में है। स्टोइकियोमेट्री क्या है? ये रासायनिक समीकरणों के आधार पर अभिकारकों मतलब रिएक्टेंट्स और उत्पादकों मतलब प्रोडक्ट्स की मात्राओं की गणना करने का विज्ञान है। मोल कॉन्सेप्ट के बिना हम ये बता ही नहीं सकते कि किसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कितने ग्राम अभिकारक चाहिए या उससे कितने ग्राम उत्पाद बनेगा। सॉल्युबिलिटी ब्लॉग और पीडब्ल्यू नोट्स दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री की गणनाओं का, कैलकुलेशंस का आधार है। ठीक है, तो ये इतना मौलिक है, इतना फंडामेंटल है, फिर भी जैसा हमने शुरू में कहा, 11वीं में आते ही कई छात्रों को ये मुश्किल लगने लगता है। रेडिट पर अनुभव साझा करते हुए छात्र लिखते हैं, 10वीं तक केमिस्ट्री ठीक थी, 11वीं में मोल आते ही सब गड़बड़ लगने लगा। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं।
एक तो जैसा आपने कहा इसकी अमूर्त प्रकृति और इसका स्केल 6.022 इंटू 10 to the power 23। ये संख्या इतनी बड़ी है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कोई सीधा उदाहरण नहीं मिलता। हाँ, 6 के आगे 23 शून्य, मतलब सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल, इसे विजुअलाइज करना ही मुश्किल है। सॉल्युबिलिटी ऑफ थिंग्स ब्लॉग में एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है। सोचिए, अगर आप हर सेकंड 1 रुपए खर्च करें तो एवोगैड्रो संख्या जितने रुपए खर्च करने में आपको खरबों साल लग जाएंगे। अरे बाप रे! हाँ, ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से भी कई गुना ज्यादा। तो ये विशाल पैमाना इसे सहज रूप से समझने में एक बाधा डालता है। और दूसरा कारण शायद 10वीं से 11वीं का वो बड़ा बदलाव है। कई छात्र कहते हैं कि 11वीं का सिलेबस एकदम से बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। 10वीं तक केमिस्ट्री अक्सर वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होती है। 11वीं में मूल कॉन्सेप्ट के आते ही फोकस मात्राओं, गणनाओं और सटीक मापन पर चला जाता है। ये छात्रों से पहली बार केमिस्ट्री को केवल डिस्क्रिप्टिव विषय से हटकर पूरी तरह मात्रात्मक और एब्स्ट्रैक्ट रूप में सोचने की मांग करता है। हाँ, वो शिफ्ट मुश्किल होता है। बिल्कुल, ये एक मानसिक बदलाव है जिसके लिए समय लगता है। और फिर आते हैं वे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। जैसे आपने कहा मोलैरिटी और मोलालिटी। IITN गाइड ब्लॉग भी इस कंफ्यूजन का जिक्र करता है। हाँ, ये सच है। मोलैरिटी यानी प्रति लीटर विलयन में विलय के मोल, और मोलालिटी यानी प्रति किलोग्राम विलायक में विलय के मोल। अच्छा, विलयन और विलायक का फर्क? हाँ, यही फर्क अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। इसी तरह एंथैल्पी और एंट्रोपी है, ऑक्सीकरण और अपचयन है। इन शब्दों की परिभाषाओं और उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को सही मायने में आत्मसात करना जरूरी है। यहीं पर कई छात्र असल में अंक खो देते हैं। एक और पहलू जो इसे पेचीदा बना सकता है वो है आदर्श स्थितियां बनाम वास्तविक स्थितियां, मतलब आइडियल वर्सेस रियलिटी। सही कहा। मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित गणनाएं अक्सर आदर्श स्थितियों, आइडियल कंडीशंस को मानकर की जाती हैं, जैसे गैसें आदर्श गैस नियमों का पालन करेंगी या रासायनिक अभिक्रिया पूरी 100% हो जाएगी, कोई साइड प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन असल लैब में तो ऐसा कम ही होता है ना? बिल्कुल। सॉल्युबिलिटी ब्लॉग में इसका जिक्र है कि वास्तविक दुनिया में तापमान और दबाव का प्रभाव, अधूरी अभिक्रियाएं, साइड रिएक्शंस, प्रायोगिक त्रुटियां, एक्सपेरिमेंटल एरर्स, ये सब हमारी गणनाओं से मिलने वाले परिणाम और वास्तविक परिणाम में अंतर पैदा करते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारे कैलकुलेशन एक आदर्श मॉडल पर आधारित है और असलियत थोड़ी अलग हो सकती है। तो ये तो हुई मुश्किल लगने की वजह। अब आते हैं उन आम गलतियों पर जो जेईई और नीट की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर करते हैं, खासकर मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े सवालों में। IITN गाइड ब्लॉग ने इन पर काफी विस्तार से लिखा है। पहली और शायद सबसे आम गलती, रासायनिक समीकरण को संतुलित, मतलब बैलेंस न करना या गलत बैलेंस करना। ये वाकई बहुत आम है और इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। मान लीजिए समीकरण है Fe + HCl2 FeCl3 + H2। अगर छात्र इसे संतुलित करना भूल जाते हैं या गलत तरीके से करते हैं, जैसे सिर्फ Fe + 2HCl 2 FeCl2 + H2 सोच लिया, हाँ, जबकि सही संतुलन है 2Fe + 6HCl 2 FeCl3 + 3H2, तो पूरी गणना ही गलत हो जाएगी। और इसका असर कहाँ पड़ता है फिर? मतलब सिर्फ सवाल गलत होता है या और भी? स्टोइकियोमेट्री की हर गणना पर असर पड़ता है। मोल अनुपात, मोल रेशियोज गलत हो जाते हैं। इससे लिमिटिंग रिएजेंट की पहचान गलत हो सकती है, प्रतिशत प्राप्ति, परसेंट यील्ड की गणना गलत हो सकती है, टाइट्रेशन के सवाल गलत हो सकते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में ऊर्जा परिवर्तन की गणना गलत हो सकती है। मतलब संतुलन की एक गलती पूरे सवाल को शून्य कर सकती है। बाप रे! दूसरी बड़ी गलती, साम्यावस्था स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc या Kp के व्यंजक एक्सप्रेशन लिखते समय ठोसों और शुद्ध द्रवों प्योर लिक्विड्स को शामिल कर लेना। IITN गाइड का उदाहरण था CaCO3s इक्विलिब्रियम CaOS + CO2G। कई छात्र Kp लिखते समय CaO CO2 CaCO3 जैसा कुछ लिख देते हैं। हाँ, इसमें याद रखने वाली मुख्य बात यह है कि साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में केवल गैसीय प्रजातियों, गैसियस स्पीशीज, और जलीय विलयन में मौजूद प्रजातियों, एक्वस स्पीशीज की सांद्रता या आंशिक दाब ही शामिल की जाती है। अच्छा, सिर्फ गैस और एक्वस? हाँ, ठोस और शुद्ध द्रवों की सक्रियता, एक्टिविटी या प्रभावी सांद्रता को स्थिर, कांस्टेंट माना जाता है, आमतौर पर 1, इसलिए उन्हें व्यंजक में नहीं लिखते।
तो CaCO3 वाले उदाहरण में सही व्यंजक होगा Kp = PCO2, यानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। समझ गया। तीसरी गलती जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, इकाइयां, यूनिट्स और सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। जूल या किलोजूल, एटीएम या पास्कल, लीटर या मिलीलीटर, मोल, केल्विन, इन पर ध्यान न देना या गणना के अंत में गलत सार्थक अंकों तक उत्तर देना। ये थर्मोडायनामिक्स, गैस के नियमों और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे अध्यायों में बहुत भारी पड़ सकता है। हो सकता है छात्र को कॉन्सेप्ट पूरी तरह पता हो, लेकिन यूनिट कन्वर्जन में गलती हो गई, हाँ, या सिग्निफिकेंट फिगर के नियम का पालन नहीं किया तो अंतिम उत्तर गलत हो जाएगा। IITN गाइड इस पर विशेष ध्यान देने को कहता है। और चौथी गलती, जो शायद हड़बड़ी या आत्मविश्वास की कमी से होती है, गणना में लापरवाही, कैलकुलेशन एरर्स। हाँ, सिली मिस्टेक्स जिसे कहते हैं। गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, गणना के बीच में कोई स्टेप छोड़ देना, या अंत में अपने उत्तर को दोबारा जांच न करना। जैसा कि IIT गाइड और रेडिट पर छात्र खुद मानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, बफर सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सवालों में यह आम है, क्योंकि इनमें कई स्टेप्स होते हैं। पांचवी गलती, अभिक्रिया की शर्तें, रिएक्शन कंडीशंस भूल जाना। सवाल में दिए गए तापमान, दबाव या उत्प्रेरक, कैटलिस्ट की जानकारी को नजरअंदाज कर देना। ये भी महत्वपूर्ण है। कई अभिक्रियाएं विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं, जैसे हाबर प्रक्रिया है, N2+3H2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन 2NH3। इसमें ली चैटलियर का सिद्धांत लगता है। हाँ, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। उसके अनुसार उच्च दाब, हाई प्रेशर, संतुलन को दाईं ओर, मतलब अमोनिया की ओर विस्थापित करता है। अगर सवाल में दाब का जिक्र है और छात्र इस प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता, तो वो गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। सही। और एक आखिरी गलती जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा जुड़ी है, पर IITN गाइड ने फिजिकल केमिस्ट्री के संदर्भ में भी चेताया है, रिएक्शन मैकेनिज्म रटना। हाँ, खासकर जब थर्मोडायनामिक्स या काइनेटिक्स को मैकेनिज्म से जोड़ा जाता है। केवल इनपुट और आउटपुट याद करने की बजाय प्रक्रिया को समझना जरूरी है। IIT एडवांस जैसे पेपर में अक्सर तर्क, लॉजिक और मैकेनिज्म की गहरी समझ पर आधारित सवाल आते हैं। बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चल रहे हैं, कौन से मध्यवर्ती इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, दर निर्धारक पद, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या है, इन्हें समझे बिना केवल रटने से मुश्किल सवालों को हल करना कठिन हो जाता है। ये सच है। गलतियों से सीखना भी तैयारी का एक हिस्सा है। चलिए अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के मुख्य अनुप्रयोगों और उनसे जुड़ी गणनाओं की। सबसे प्रमुख तो स्टोइकियोमेट्री ही है। निश्चित रूप से स्टोइकियोमेट्री हमें सिखाती है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण को मात्रात्मक रूप से कैसे पढ़ा जाए, यानी मोल, द्रव्यमान और आयतन के संबंध में। अच्छा। जैसा कि PW नोट्स और JEE वाला के लेक्चर में उदाहरण दिया जाता है, N2+3H2 2NH3, ये समीकरण हमें क्या बताता है? ये बताता है कि नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से पूरी तरह अभिक्रिया करके अमोनिया के 2 मोल बनाता है। और इसी अनुपात का इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर सकते हैं, जैसे द्रव्यमान संबंध। हाँ, मास रिलेशनशिप। मतलब इतने ग्राम अभिकारक से कितने ग्राम उत्पाद बनेगा। द्रव्यमान आयतन संबंध और आयतन संबंध, खासकर गैसों के लिए STP या अन्य दी गई शर्तों पर। इसमें एक और प्रकार की गणना महत्वपूर्ण है। किसी दिए गए यौगिक कंपाउंड के सैंपल में किसी विशेष तत्व एलिमेंट के परमाणुओं के मोल या द्रव्यमान का पता लगाना। ओ हाँ, ये भी आता है। उदाहरण के लिए PW की इमेज गैलरी में ऐसे सवाल देखे जा सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के 53 ग्राम सैंपल में सोडियम Na के कितने मोल परमाणु हैं, या ग्लूकोज C6H12O6 के 18 ग्राम सैंपल में कार्बन का द्रव्यमान कितना है। उस तत्व के मोल या द्रव्यमान तक पहुंचना होता है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो अक्सर छात्रों को परेशान करता है, सीमित अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, LR। कई छात्रों को लगता है कि जो अभिकारक कम मात्रा में दिया गया है वही LR होगा। क्या ये हमेशा सच होता है? ये एक आम गलत धारणा है। देखिए, सीमित अभिकर्मक वो अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले पूरी तरह खत्म हो जाता है। अच्छा, पहले खत्म हो जाता है। हाँ, और इस वजह से बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमित, लिमिट कर देता है। ये जरूरी नहीं कि वो शुरुआती मात्रा में कम हो सकता है कोई अभिकारक ज्यादा मात्रा में लिया गया हो, लेकिन समीकरण के अनुसार उसकी जरूरत भी ज्यादा हो।
तो फिर इसे सही तरीके से पहचानते कैसे हैं? ये कैसे पता करें? PW नोट्स और CSIUN के स्टडी मटेरियल के अनुसार एक मानक और सरल तरीका है। हर अभिकारक के दिए गए मोलों की संख्या को उसके स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक से भाग दें। स्टोइक्योमेट्रिक गुणांक मतलब संतुलित समीकरण में उसके आगे लिखा अंक। अच्छा, मोल अपॉन कोएफिशिएंट। हाँ, जिस अभिकारक के लिए ये अनुपात, ये रेशियो सबसे कम आता है, वो ही सीमित अभिकर्मक LR होता है। सारी गणनाएं फिर इसी LR के आधार पर की जाती हैं। और जो बच जाता है? जो अभिकारक बच जाता है उसे आधे के अभिकर्मक एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, प्रतिशत प्राप्ति, परसेंट यील्ड। आपने बताया कि वास्तविक दुनिया में अभिक्रियाएं 100% नहीं होती, तो ये प्रतिशत प्राप्ति क्या दर्शाती है? प्रतिशत प्राप्ति ये दर्शाती है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितनी कुशलता से, कितनी एफिशिएंसी से हुई है। मतलब हमें सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली जितना उत्पाद मिलना चाहिए था, उसकी तुलना में वास्तव में एक्चुअली कितना मिला। इसके दो हिस्से हैं। हाँ। पहला, सैद्धांतिक प्राप्ति, थियोरेटिकल यील्ड। ये उत्पाद की वो अधिकतम मात्रा है जो स्टोइक्योमेट्री की गणना LR के आधार पर बननी चाहिए, ये मानते हुए कि अभिक्रिया 100% पूरी हुई है और कोई नुकसान नहीं हुआ। आइडियल केस में। हाँ, आइडियल केस। दूसरा है वास्तविक प्राप्ति, एक्चुअल यील्ड। ये उत्पाद की वो मात्रा है जो वास्तव में प्रयोगशाला में प्रयोग करने पर प्राप्त होती है, और ये आमतौर पर सैद्धांतिक प्राप्ति से कम होती है। और इसका फॉर्मूला फिर क्या हुआ? प्रतिशत प्राप्ति, परसेंट यील्ड, बराबर होती है वास्तविक प्राप्ति, सैद्धांतिक प्राप्ति, 100। ये मान हमें अभिक्रिया की व्यावहारिकता, प्रैक्टिकलिटी और सफलता का अंदाजा देता है। समझ गया। मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ और पद हैं जिन पर अक्सर सवाल बनते हैं, जैसे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने वाले पद, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। हाँ, ये सभी पद विलयन सॉल्यूशन चैप्टर में विस्तार से आते हैं, लेकिन इन सभी का आधार मोल ही है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, मोलैरिटी कैपिटल M विलेय के मोल प्रति लीटर विलयन है। लीटर विलयन। हाँ, मोलैलिटी स्मॉल m विलेय के मोल प्रति किलोग्राम विलायक हैं। किलोग्राम विलायक। और मोल फ्रैक्शन किसी घटक कंपोनेंट के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों का अनुपात है। इन पर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी आम हैं। एक और चीज जो मोल कॉन्सेप्ट से जुड़ी है, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास, और औसत मोलर द्रव्यमान, एवरेज मोलर मास। ये कब प्रासंगिक होता है? ये कब काम आता है? औसत परमाणु द्रव्यमान तब महत्वपूर्ण होता है जब किसी तत्व के एक से अधिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक आइसोटोप्स हों, जैसे क्लोरीन। हाँ, क्लोरीन 35 और 37। बिल्कुल, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 जो प्रकृति में लगभग 75% और 25% की बहुतायत अबंडेंस में पाए जाते हैं। तो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान हम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, लगभग 35.5 AMU, वो इन समस्थानिकों के द्रव्यमानों का उनकी प्राकृतिक बहुतायत के आधार पर भारित औसत वेटेड एवरेज होता है। अच्छा, वेटेड एवरेज। और ये औसत का कॉन्सेप्ट मिश्रणों, मिक्सचर्स पर भी लागू होता है। जैसे हवा का उदाहरण लें। बिल्कुल, हवा मुख्य रूप से नाइट्रोजन N2 मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 28 ग्राम पर मोल और ऑक्सीजन O2 मोलर मास अप्रॉक्सीमेटली 32 ग्राम पर मोल का मिश्रण है। हाँ, करीब 78% N2, 21% O2। हाँ, अगर हमें हवा का प्रभावी या औसत मोलर मास निकालना हो तो हम N2 और O2 के मोलर मास का उनके मोल फ्रैक्शन या प्रतिशत मात्रा के अनुसार भारित औसत लेते हैं। जेई वाला के वीडियो में गणना करके दिखाया गया है कि हवा का औसत मोलर मास लगभग 28.8 या 29 ग्राम पर मोल के आसपास आता है। ये गणनाओं में उपयोगी हो सकता है। समझ गया। तो मोल कॉन्सेप्ट में काफी गहराई है और ये कई दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस पर महारत कैसे हासिल की जाए? जेई नीट में इस टॉपिक को कैसे पक्का करें? देखिए, कोई जादुई छड़ी तो नहीं है, लेकिन कुछ तरीके हैं जो निश्चित रूप से काम करते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह जो रेडिट पर अनुभवी छात्र और शिक्षक बार बार देते हैं, अभ्यास, अभ्यास और केवल अभ्यास। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हाँ, मैंने भी देखा, एक यूजर ने लिखा था, सॉल्व एटलीस्ट 150-200 क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। एक और सलाह थी, डोंट जस्ट सॉल्व,
एनालाइज वेयर यू वेंट रॉन्ग। ये बिल्कुल सही है। अलग अलग तरह के जितने ज्यादा सवाल हल करेंगे, सवाल लगाएंगे, उतना ही कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, पैटर्न समझ में आएंगे और गलतियों की संभावना कम होगी। इसके साथ ही अपने क्लास नोट्स या स्टडी मटेरियल को नियमित रूप से दोहराना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। रेडिट पर एक छात्र ने यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, खासकर शुरुआती दौर में। यूनिटरी मेथड यानी वो एक नियम वाला तरीका। हाँ, वही। कई बार सीधे फॉर्मूला लगाने की बजाय स्टेप बाय स्टेप सोचना कि इतने मोल से इतना बनता है तो दिए गए मोल से कितना बनेगा। ये तरीका कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकता है। हाँ, इंट्यूटिव लगता है वो। दूसरी जरूरी चीज है अवधारणात्मक स्पष्टता, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि कैसे करना है, बल्कि ये समझना कि क्यों करना है, वो लॉजिक समझना। सटीक। IITN गाइड और सॉल्युबिलिटी ब्लॉग दोनों ही रटने की बजाय समझने पर जोर देते हैं। परिभाषाओं को ठीक से समझें, उनके पीछे का तर्क जानें। जैसा हमने पहले बात की, मिलते जुलते लगने वाले शब्दों जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी के बीच के अंतर को स्पष्ट रखें। चाहे तो उनकी एक तुलनात्मक सूची बनाकर रिवीजन करें। तीसरा बिंदु जो अभ्यास से ही सुधरेगा, आम गलतियों से बचना। जो गलतियां हमने डिस्कस की, समीकरण संतुलित करना, KCKP का सही व्यंजक लिखना, इकाइयों और सार्थक अंकों पर ध्यान देना। हाँ, गणना में सावधानी बरतना, अभिक्रिया की शर्तों को नजरअंदाज न करना, इन पर सचेत रूप से काम करना होगा। हर बार सवाल करते हुए चेकलिस्ट रखें दिमाग में। बिल्कुल। चौथा है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, विशेषकर परीक्षा हॉल में। हाँ, IITN गाइड जैसे स्रोत अक्सर सलाह देते हैं कि केमिस्ट्री सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में पहले उन सवालों को करें जो सीधी फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट पर आधारित है और जल्दी हो सकते हैं। जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन या माथापच्ची है, उन्हें बाद के लिए मार्क करें। ये स्ट्रैटेजी जरूरी है। और अंत में उपलब्ध संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। रिसोर्सेज। निश्चित रूप से आपकी कोचिंग का मटेरियल, मानक पाठ्यपुस्तकें जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NA अवस्थी अच्छी मानी जाती है, JEE के लिए NCERT तो है ही। NCERT तो बाइबल है। हाँ, और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोत जैसे खान एकेडमी या FET इंटरैक्टिव सिमुलेशंस, ये सब आपकी समझ को गहरा करने और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से अवगत कराने में मदद कर सकते हैं। तो इन सब बातों का सार क्या निकलता है? कुल मिलाकर मोल कॉन्सेप्ट देखने में भले ही शुरू में डरावना लगे, पर यह केमिस्ट्री की दुनिया को समझने का एक बेहद शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल। डरने की नहीं, बल्कि इसे समझने और अभ्यास करने की जरूरत है। हाँ, मजबूत बेसिक्स, लगातार अभ्यास और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा, अगर ये 3 चीजें साथ हों तो मोल कॉन्सेप्ट न केवल आसान लगेगा, बल्कि JEE और नीट में अच्छे अंक दिलाने वाला टॉपिक भी बन सकता है। बहुत खूब। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं, कुछ सोचने के लिए। जरूर। एक सवाल है जिस पर सोचने से शायद कॉन्सेप्ट की व्यावहारिक समझ और गहरी होगी। मान लीजिए आपने स्टोइकियोमेट्री के सारे नियम सही लगाए, लिमिटिंग रिएजेंट सही पहचाना और किसी अभिक्रिया के लिए सैद्धांतिक यील्ड, थियोरेटिकल यील्ड की सटीक गणना कर ली। एकदम परफेक्ट। हाँ। लेकिन जब आप असल में लैब में वो प्रयोग करते हैं तो आपकी वास्तविक यील्ड, एक्चुअल यील्ड हमेशा उस गणना से कम क्यों आती है? लगभग हमेशा। आपकी गणना और उस रिएक्शन फ्लास्क की वास्तविकता के बीच ऐसा क्या घट रहा होता है? कौन से अनदेखे या अनजाने कारक हो सकते हैं जो परिणाम को प्रभावित करते हैं और उस 100% यील्ड के निशान तक पहुंचने से रोकते हैं? वाकई सोचने वाली बात है। ये हमें शायद साइड रिएक्शंस, इक्विलिब्रियम की सीमाओं या प्यूरिफिकेशन में होने वाले लॉस, हाँ, या शायद अभिकारकों की अशुद्धियों के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल। इन पहलुओं पर विचार करने से विषय की समझ और परिपक्व होती है।